जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा इस दिल में सिवा। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के उस दौर के एक ऐसे कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा में कदम रखकर बदल दी सिनेमा की किस्मत और उसके स्वरूप को। इस अभिनेता के रंग रूप का दुनिया भर में ऐसा आकर्षण कि ये बन गया हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेता। नाबालिग उम्र में हिंदी सिनेमा के प्रति इस अभिनेता की ऐसी लगन और रुचि कि इस अभिनेता ने 1949 में एक फिल्म को देख डाला 40 बार से भी ज्यादा। आज तलक भी ना भूले हम आज क्यों ये अभिनेता बचपन में ही अपने पिता के स्कूल से भाग जाना चाहता था और क्यों ये अभिनेता अपने स्कूल को छोड़कर पहुंच जाता था सिनेमा हॉल में। एक स्कूल के हेडमास्टर और किसान का ये बेटा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध 150 रुपए प्रति माह की नौकरी को छोड़कर अपने घर से सैकड़ों मीलों दूर पहुंच गया फिल्मों में हीरो बनने। लेकिन ये घर से इस तरह झगड़ा करके जाना अच्छा नहीं। और कैसे उसी शहर में फिल्मों में काम और अपनी पहचान बनाने के लिए इस अभिनेता को गुजारनी पड़ी अपनी जिंदगी भूखे पेट। कैसे उसी तंगहाली में ये अभिनेता लाचारी और बेरोजगार होने की वजह से खा गया बेहद ज्वलनशील पदार्थ, जिसकी वजह से इस अभिनेता की जिंदगी पहुंच गई थी मौत के करीब। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक। फिल्मों में नाकामी से शुरुआत करने वाला ये अभिनेता कैसे बन गया 70 के दशक में भारतीय हिंदी सिनेमा का सबसे महंगा और लोकप्रिय अभिनेता। क्यों इस अभिनेता को अपनी पहली फिल्म के लिए मिले थे सिर्फ 51 रुपए। क्यों इस अभिनेता को अपनी असल जिंदगी में लड़ना पड़ा था एक जंगली चीते से। और आगे चलकर इसी अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को दे डाली लगातार 100 हिट्स फिल्म। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। इस अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेता की हिंदी सिनेमा में जिस मशहूर अभिनेत्री ने सबसे ज्यादा मदद की, उसी अभिनेत्री को प्यार में धोखा देकर उसके मुंह पर जड़ दिया था जोरदार तमाचा। क्यों इस अभिनेता पर लगे अपनी प्रेमिकाओं को सीढ़ी बनाकर कामयाबी हासिल करने के गंभीर आरोप। अगर तुमने ये तय कर लिया है तो जाओ, लेकिन याद रखना लौटने पर तुम मुझे यहाँ नहीं पाओगे। क्यों इस अभिनेता को एक दूसरी अभिनेत्री से नयन मटक्का करने पर पड़ गया था बेशर्मी का जोरदार तमाचा, और उस तमाचे के बाद क्यों इस अभिनेता ने बना लिया उस अभिनेत्री को अपनी बहन। क्यों इस महान और शक्तिशाली अभिनेता को देखकर भगवान से नाराज हो गए थे दिलीप कुमार। और क्या आप जानते हैं कि पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद इस अभिनेता ने एक मशहूर अभिनेत्री को पाने के लिए कर ली धर्म बदलकर दूसरी शादी। और कैसे इस अभिनेता की दूसरी शादी ने बर्बाद कर दी सनी देओल की मां और ईशा देओल की मां की जिंदगी। और कैसे दो शादी होने के बावजूद ये अभिनेता पहुंच गया अपने से 27 साल छोटी अभिनेत्री से तीसरी शादी करने। आपको पाने के लिए एक क्या 1000 जाने कुर्बान। क्यों इस अभिनेता ने 2 शादी करने के बाद भी रखे कई प्रेम प्रसंग। कैसे इस अभिनेता की दूसरी पत्नी 40 सालों से नहीं जा पाई अपने ससुराल और पति के घर। क्यों इस अभिनेता की दूसरी पत्नी को मारने के लिए उठा लिया इस अभिनेता की पहली पत्नी के बेटे ने हथियार। क्यों इस अभिनेता के रंगीन मिजाज ने लगा दी 2 पीढ़ियों के बीच वो आग जिसमें जलकर तबाह हो रही है देओल परिवार की पीढ़ी। हमारे इर्द गिर्द हर चीज सड़ती जा रही है, ना किसी का धर्म रहा है ना ईमान। मेरा तो जी चाहता है हाथ में चाबुक ले लूं, दाएं बाएं सबकी खाल होती। हिंदी सिनेमा को अनेकों सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद
क्यों इस अभिनेता को कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया फिल्मों के लिए। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेता से जुड़े विवाद और जीवन के संघर्ष से जुड़ी बातें। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के दिलचस्प अंत तक। मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा। हिंदी सिनेमा का ऐसा सितारा जो अपने घर से निकला था फिल्मों में हीरो बनने, लेकिन माया नगरी में कदम रखते ही किसान और स्कूल हेडमास्टर के इस बेटे ने देखा जिंदगी का वो संघर्ष जिसने इनको सिखाया जिंदगी का वो पाठ जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। साधारण सा ये लड़का अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत के दम पर एक दिन भारतीय हिंदी सिनेमा के कामयाबी के उस पायदान पर पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना हिंदुस्तान का हर नौजवान और फिल्म अभिनेता देखता है। इस अभिनेता ने अपने अभिनय की वो छाप छोड़ी जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। अपनी जिंदगी में जमीन से आसमान तक का सफर तय करने वाले इस शानदार और जबरदस्त अभिनेता को पूरी दुनिया ने पहचाना हिंदी सिनेमा के ही मैन यानी धर्मेंद्र सिंह देओल के नाम से। आज हम आपको इस महान अभिनेता की जिंदगी से रूबरू कराएं, उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं धर्मेंद्र की शुरुआती जिंदगी, पढ़ाई लिखाई और हिंदी सिनेमा में पहले कदम को रखने तक। तो आप बने रहिए हमारे साथ धर्मेंद्र की जिंदगी को जानने के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नरसाली गांव में हुआ था। इनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी मां का नाम सतवंत कौर था जो एक घरेलू महिला थीं। सरकारी नौकरी होने की वजह से अक्सर इनके पिता का तबादला होता रहता था। लुधियाना के एक साहनेवाल गांव जो कि आज एक काफी चर्चित और विकसित कस्बा है, यहां आ गए थे पूरे परिवार के साथ। यहां आने के बाद इनके परिवार का मन यहीं लग गया और ये हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। और आज भी धर्मेंद्र जी की पहचान इसी गांव से होती है क्योंकि इन्होंने अपने बचपन से लेकर जवान होने तक का वक्त यहीं गुजारा था। धर्मेंद्र जब छोटे थे तो इनकी सबसे बड़ी परेशानी रही इनकी पढ़ाई, क्योंकि इनका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। ऊपर से उसी स्कूल में पिताजी का पढ़ाना, लिहाजा उनके पिताजी का ज्यादातर ध्यान उन्हीं के ऊपर रहता था और वो स्कूल में और बच्चों के मुकाबले ज्यादा डांट खाते थे। और इसी वजह से धर्मेंद्र हमेशा अपनी माँ से कहते थे कि या तो मेरा स्कूल बदलवा दो या मेरी पढ़ाई रुकवा दो, लेकिन ऐसा हो न सका। प्रेशर था। एक दफा तो मैं माँ से कहा कि मेरा स्कूल बदल दो, कहीं और भेज दो। अपने इसी वक्त में धर्मेंद्र ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दर्द को भी झेला और देखा था, क्योंकि इसी बंटवारे में उनके कुछ चहीते अध्यापक और दोस्त पाकिस्तान चले गए थे। धर्मेंद्र ने अपने पिता के स्कूल से ही 8वीं की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये अपनी बुआ के गांव चले गए जो कि फगवाड़ा में ही स्थित है और वहीं के रामगढ़िया कॉलेज से इन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी करी। धर्मेंद्र जब छोटे थे तो इनका मन पढ़ाई से ज्यादा हिंदी सिनेमा की तरफ था। ये अक्सर घर से निकलते थे स्कूल के लिए, लेकिन पहुंच जाते थे फिल्म देखने, या उसकी तरफ इनका रुझान इनको पहुंचा देता था सिनेमा हॉल के अंदर। इनके अंदर बचपन से ही फिल्मों में जाने की चाहत ने जन्म ले लिया था और ये हमेशा अपनी माँ से फिल्मों में हीरो बनने की बात किया करते थे। लेकिन माँ हमेशा यही कहती थी कि तू कौन सा इतना खूबसूरत है जो तुझे कोई फिल्म मिलेगा। लेकिन उनकी माँ को क्या पता था कि उनका यही बेटा एक दिन आगे चलकर हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत एक्टर बनेगा। आया है मुझे फिर याद वो जालिम। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र वहीं रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की नौकरी करने लगे और यहाँ धर्मेंद्र की तनख्वाह 150 रुपए प्रति माह मिला करती थी। लेकिन फिल्मों के प्रति इनकी दीवानगी बड़ी गजब की थी।
नौकरी रेलवे के लिए करते थे, लेकिन इनके अंदर सपना फिल्मों में हीरो बनने का चल रहा होता था। एक बार धर्मेंद्र ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि साल 1949 को एक फिल्म दिल लगी आई, जिसको धर्मेंद्र ने पूरे 40 बार से ज्यादा देख डाला था, क्योंकि धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा बड़ी शिद्दत के साथ अपनी तरफ खींचता था। इधर समय गुजर रहा था, अब धर्मेंद्र 19 साल के हो चले, तो ऐसे में माता पिता ने इनकी शादी प्रकाश कौर से करा दी और धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में हीरो बनने के ख्वाब को सीने में दबाकर धर्मेंद्र नौकरी के साथ साथ खेतों में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। और जब उनको थोड़ा बहुत वक्त मिलता तो वो साहनेवाल रेलवे स्टेशन पर चले जाते और हताशा और मायूसी के साथ वहां मुंबई आने जाने वाली रेलगाड़ियों को देखा करते थे और अपने सपने की उम्मीद को जिंदा रखते थे। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। हालांकि धर्मेंद्र की बुआ का बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों के एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, लेकिन आतंक के दौर में लुधियाना में ही एक फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और इस वजह से भी धर्मेंद्र के घर वाले फिल्मी दुनिया में जाने को मना करते थे। वाह माँ, अब जब जीने के देना है तो मरने की सोच रही है, मरे तुम्हारे दुश्मन। एक बार की बात है कि धर्मेंद्र अपनी मां से फिल्मों में जाने की बात और मुंबई जाने की बात कर रहे थे। बेटे की ये चाहत देखकर मां ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि बेटा, तुम फिल्म वालों को कोई अर्जी क्यों नहीं डाल देते हो, वो खुद ही तुमको बुला लेंगे। ऐसे प्यार से, बेटा तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, वो बुला लेंगे तुम्हें। और इसके बाद तेरे पिताजी भी मना नहीं कर पाएंगे। माँ की इस बात से धर्मेंद्र को एक हौसला तो मिला, लेकिन धर्मेंद्र को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खत लिखे तो लिखे किसे। और इसी कश्मकश और उधेड़-बुन में कुछ समय गुजर गया, लेकिन इसे किस्मत कहिए या फिर माँ के दिल से निकली सच्ची दुआएं कि एक दिन फिल्म फेयर पत्रिका, जिसको धर्मेंद्र अक्सर पढ़ा करते थे, उसमें टैलेंट हंट का एक विज्ञापन अखबार में आया। मेरी माँ की ये आवाज भी भगवान ने सुनी होगी। कुछ ही अरसे बाद फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए एप्लीकेशन छप गई, जिसमें उस दौर की दो मशहूर हस्तियों के नाम भी थे, एक तो बिमल रॉय और दूसरे गुरुदत्त। फिर क्या था, धर्मेंद्र को अपनी राह मिल गई और धर्मेंद्र उस विज्ञापन के आधार पर कुछ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और अपनी सारी जानकारी लिखकर उसी पेज पर अर्जी भेज दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विज्ञापन उनकी किस्मत ने उनके लिए ही छपवाया था। फिर क्या, धर्मेंद्र की अर्जी मंजूर हो गई और इनको मुंबई से बुलावा आ गया। बुलावा आ गया है बम्बई से। माँ तो बेटे के लिए खुश थी ही, लेकिन पिता को ये सब पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी नाराजगी के उसी पल में माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं अपने माता पिता के पास छोड़कर ये उसी ट्रेन में बैठ गए जिस रेलगाड़ी को अक्सर ये रेलवे स्टेशन पर आते जाते देखा करते थे। मंजिल की ओर निकले धर्मेंद्र मुंबई पहुँचे, जहां वो सबसे मिले और सबने उनको पसंद भी किया और इनको बंदनी फिल्म के लिए चुन भी लिया। लेकिन अभी इस फिल्म को बनने में काफी वक्त था। फिर क्या था, उनको काम तलाशना था और जिंदगी का संघर्ष शुरू हो गया था। धर्मेंद्र अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका वो एक साल बहुत कठिन तरह से गुजरा। उन्होंने जुहू के पास एक किराए का कमरा लिया और वो दिन भर कभी स्टूडियोज तो कभी उस फिल्म निर्माता के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे। उनके संघर्ष में उनके साथी रहे मशहूर फिल्म एक्टर मनोज कुमार। लेकिन धर्मेंद्र के संघर्ष की ये राह इतनी भी आसान नहीं रही। काम कुछ मिल नहीं रहा था और पैसे जो थे वो खत्म हो चुके थे, लिहाजा कभी कभी भूखे रहने की भी नौबत आ जाती। हालात ऐसे हो गए कि एक बार धर्मेंद्र की भूख से बेहाल होने पर धर्मेंद्र ने पाचन के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली बबूल की भूसी को ही वो पूरा खा गए। उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हालत खराब इतनी हो गई कि इनकी जिंदगी बर्बाद बनाई। लेकिन उपचार के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि इनको दवा नहीं भर पेट खाने की जरूरत है।
इसके बाद संघर्ष बढ़ता चला गया और धीरे धीरे धर्मेंद्र अब हिम्मत हारने लगे और वो सपने को चकनाचूर होते देखने लगे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पेट की भूख बर्दाश्त नहीं कर सका। और इसी दुखी मन से इन्होंने अपने गांव वापस लौटने का मन बना लिया। लेकिन उनके दोस्त मनोज कुमार ने उनको समझाया कि कुछ दिन और देख लो, अर्जुन हिंगोरानी एक फिल्म बना रहे हैं, तुम जाकर देख लो, क्या पता कुछ काम मिल जाए। धर्मेंद्र अर्जुन हिंगोरानी से मिले और 1-2 दिन के बाद इनको अर्जुन हिंगोरानी ने अपनी पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया और उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये वादा करें जहाँ भी रहें तुम हमारे। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी उस जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री कुमकुम। ये फिल्म 1960 में बनकर रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई और धर्मेंद्र को इस फिल्म से कोई महत्वपूर्ण फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री में एक फिल्म को करने से इनका हौसला जरूर बढ़ गया। धर्मेंद्र का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, अब संघर्ष का रूप बदल गया था। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़। पहले सिर्फ वो काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब वो अच्छा काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद इनकी कुछ फिल्में बॉयफ्रेंड, अनुपमा, पूजा के फूल, हकीकत, मैं भी लड़की हूँ, काजल, बहारें फिर आएंगी, अनपढ़ और विमल रॉय की बंदनी भी आई। लेकिन कुछ फिल्में चली तो कुछ असफल हो गईं और जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव में धर्मेंद्र जी को उनकी जिंदगी की वो फिल्म मिली जिसकी वजह से धर्मेंद्र जी को जबरदस्त शोहरत, पहचान मिली और वो फिल्म थी फूल और पत्थर। तुमने मेरे इलाके में चोरी की, मेरे आदमी को मारा, माल वापस करो, आदमी का हिसाब मैं बाद में लूंगा। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को पहली बार एक रोमांटिक हीरो की भूमिका की छवि से बाहर निकलकर एक एक्शन हीरो के तौर पर रूबरू करा दिया और इस फिल्म की कामयाबी ने धर्मेंद्र को उनके करियर की वो ऊंचाई दी जिसके लिए धर्मेंद्र ने इतना लंबा जिंदगी का संघर्षपूर्ण सफर तय किया था। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूं। इसके बाद धर्मेंद्र के कदम कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़े कि फिर नहीं रुके और धर्मेंद्र अपनी मेहनत और लगन से हिंदी सिनेमा की लगभग 300 फिल्मों में उन्होंने काम कर डाला जिसमें इन्होंने बेहद यादगार भूमिकाएं निभाई और धर्मेंद्र अपनी फिल्मों की सफलता की वजह से उस दौर के सबसे महंगे एक्टर बन गए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सभी फिल्म निर्माता धर्मेंद्र के बिना अपनी फिल्म को बनाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उस वक्त धर्मेंद्र सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले अभिनेता बने और कामयाबी के रास्ते पर धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत, आई मिलन की बेला, देवर, आंखें, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, यादों की बारात, पठार और पायल, चुपके चुपके, शोले, प्रतिज्ञा, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा 40 चोर, गुलामी, बंटवारा, यमला पगला दीवाना जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। अपने तो अपने होते हैं अपने। धर्मेंद्र वही अभिनेता हैं जिन्होंने लगातार 100 हिट फिल्में देकर अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचाया था। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 में अपनी जोड़ी, 7 अजूबे। और आज भी धर्मेंद्र उम्र के पड़ाव पर होकर भी समय समय पर चुनिंदा फिल्मों में अपनी सशक्त भूमिका के साथ नजर आते रहते हैं। धर्मेंद्र ने अपने समय की सभी छोटी बड़ी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के साथ काम किया और सफल भी रहे। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। तो दोस्तों, ये तो रहा धर्मेंद्र जी का फिल्मी सफर जिसको हमने आप सबके सामने रखा।
चलिए अब बात करते हैं इनके निजी जीवन की, जिसको लेकर धर्मेंद्र ने काफी मुश्किलों, आरोपों और आलोचनाओं का सामना किया। इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे कर्म जिनको लेकर आज तक हिंदुस्तान में इनको काफी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई तक आए थे तो इनकी शादी 1954 में प्रकाश कौर से हो चुकी थी। शादी के कुछ सालों में प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल के वो माता पिता बने। धर्मेंद्र जब मुंबई में फिल्मों को पाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे थे तो इनकी ऐसे वक्त में जिंदगी में आई मशहूर और जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़। मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने साल 1964 में एक साथ एक फिल्म मैं भी लड़की हूँ में काम किया था। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर में नजर आई थी और फिल्मों में काम करते करते इन दोनों के बीच एक रिश्ता सा बन गया था। धर्मेंद्र को शुरुआत में हिंदी सिनेमा में किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी, तो ऐसे में इनकी मुलाकात हुई थी मीना कुमारी से, जो सभी की मदद और दरिया दिली के लिए मशहूर थीं। मीना कुमारी ही वो अभिनेत्री रहीं जिन्होंने धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में जमे रहने के गुर सिखाए थे और धर्मेंद्र जी के फिल्मी सफर को कामयाब बनाने में मीना कुमारी ने जरूरत से ज्यादा उनकी मदद की थी और वो धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में काम दिलवाने लगी थीं। वो फिल्म के निर्माता और निर्देशकों से धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में लेने के लिए जोर लगाती और सिफारिश करती और इनकी मदद से धर्मेंद्र के करियर को नया मुकाम मिल रहा था। लेकिन इनकी ये मदद धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। ताकत के जोर पर तुम दुनिया वालों का मुंह जरूर बंद कर सकते हो, नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। दरअसल उस समय मीना कुमारी के पति के साथ रिश्ते अच्छे न होने की वजह से काफी मुश्किलों से वो गुजर रही थीं। तो ऐसे में धर्मेंद्र का मिलना और उनका साथ मीना कुमारी को भी अच्छा लगता था और धीरे धीरे इन दोनों की बातें, मुलाकातें कब हिंदी सिनेमा के साथ साथ कई पत्र पत्रिकाओं की हेडलाइन बन गई। लेकिन इन सब के बीच न तो कभी मीना कुमारी ने कुछ कहा न ही धर्मेंद्र ने। लेकिन एक दिन जब मीना कुमारी को धर्मेंद्र के घर की छत पर देखा गया जिसमें धर्मेंद्र एक लुंगी में दिखे, तो वहीं मीना कुमारी हाथ में तकिए को पीछे छुपाते हुए दिखाई दी थीं। इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद जब ये फोटोज दुनिया के सामने आई तो इन दोनों के रिश्ते पर उंगली उठना लाजमी था। कहा जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र का प्रेम 3 साल तक रहा, लेकिन ये बड़े ही शर्मनाक बात थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और बाल बच्चेदार थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी की कोई भी परवाह क्यों नहीं की और सरेआम मीना कुमारी से इश्क लड़ा बैठे। मुझे अपना लो शांति। अपने इसी रिश्ते के बलबूते पर मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को मदद करके ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र को जब कामयाबी मिल रही थी तो ऐसे में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया, उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। ये सजा हमारे नसीब ने हमें दी है। मीना कुमारी तो पहले से ही पति की जातियों की वजह से तन्हा और परेशान थी और ऐसे में धर्मेंद्र की ये बेरुखी मीना कुमारी के ऊपर किसी जुल्म से कम नहीं थी। हाँ, दुनिया को मेरे मुंह पर थूक नहीं चाहिए। बिगड़ते रिश्तों के बीच धर्मेंद्र ने गुस्से में एक बार मीना कुमारी को जोरदार तमाचा भी मार दिया था, जिसकी वजह से मीना कुमारी काफी टूट गई थीं, क्योंकि धर्मेंद्र ने उनके साथ वो किया जिसकी उनको कभी उम्मीद नहीं थी। ये बात मुझे बहुत पहले ही मालूम हो गई थी। मेरी जैसी अभागन लड़की को तो कब का मर जाना चाहिए था। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि धर्मेंद्र ने उस वक्त मीना कुमारी से एक झूठा प्यार किया था। तुमने मुझे सहारा दिया, मुझ पर दया की। उन्होंने सिर्फ कामयाब होने के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया था। तुम भी मुझे बुरा समझती हो। और आगे चलकर उनसे मतलब निकल जाने के बाद उनकी जिंदगी से वो बाहर चले गए। ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। झूठ, झूठ, बिल्कुल झूठ।
तुम्हें किसी से प्यार नहीं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। और इस तरह से पहले से दुखी लाचार चल रही इस अभिनेत्री को धर्मेंद्र ने वो दर्द दिया जिसको वो कभी भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाई। दामन अब न छूटेगा कभी। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में उस समय की बेहद खूबसूरत, दिलकश, आकर्षित अभिनेत्री ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी आई। मेरे नसीब में तू है कि नहीं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर लोग काफी पसंद करते थे, लेकिन ये फिल्मी जोड़ी आगे चलकर रियल जोड़ी बन जाएगी ये किसी की भी समझ से परे था। दरअसल हेमा मालिनी अपने दौर की टॉप अभिनेत्री थीं और हेमा को एक्टर संजीव कुमार और दूसरे अभिनेता जितेंद्र भी पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे और संजीव कुमार के साथ इनकी शादी की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन इसी वक्त में जितेंद्र ने हेमा को शादी के लिए मना लिया और दोनों शादी करने के लिए परिवार के साथ मद्रास चले गए थे। लेकिन ऐसे में धर्मेंद्र जो हेमा मालिनी के पीछे पड़े थे और हेमा भी धर्मेंद्र को कहीं न कहीं दिल के कोने में पसंद करती थीं। तो ऐसे में ही धर्मेंद्र को हेमा मालिनी की शादी के बारे में खबर मिली तो धर्मेंद्र ने भी कुछ नहीं देखा और जितेंद्र की प्रेमिका शोभा को लेकर सीधे वहां पहुंच गए और काफी हंगामे के बीच ये शादी वहीं रोक दी गई। और इसके बाद हेमा और धर्मेंद्र का प्यार परवान चढ़ा और दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने चल दिए। लेकिन धर्मेंद्र जो पहले से ही शादीशुदा थे, उन्होंने अपने बच्चों, परिवार, पत्नी की कोई भी परवाह नहीं की। तुम ही बताओ ना कब होगी अपनी शादी? जब होनी होगी तब हो जाएगी। और हेमा के प्यार में धर्मेंद्र ने साल 1989 में अपने से 13 साल छोटी हेमा मालिनी से इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर ली। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। हालांकि प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को कभी तलाक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी हेमा मालिनी को स्वीकार नहीं किया और कभी भी अपने घर में कदम नहीं रखने दिया। और इस तरह से हेमा मालिनी कभी भी अपने ससुराल नहीं जा पाई थीं। हेमा और धर्मेंद्र की शादी से इनको 2 संतानें हुई, ईशा और अहाना। बताया जाता है कि इस शादी से सनी देओल अपने पिता और हेमा मालिनी से इस कदर नाराज थे कि एक दिन उन्होंने गुस्से में हेमा मालिनी को मारने के लिए चाकू तक उठा लिया था। जाइए जहाँ जी चाहता है चले जाइए, हम समझेंगे, हमारा कोई बेटा था ही नहीं। क्योंकि सनी देओल आज तक अपनी मां प्रकाश कौर के दुखों के पीछे हेमा मालिनी को ही मानते हैं और इसीलिए आज तक इन दोनों परिवारों में कोई संबंध नहीं है और हेमा मालिनी 40 सालों से कभी भी अपने ससुराल नहीं जा पाई और न ही किसी खुशी के मौके पर। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सब। हाल ही में सनी देओल के बेटे की शादी में पूरा भारतीय हिंदी सिनेमा को न्योता भेजा गया, लेकिन हेमा मालिनी को इस शादी में नहीं बुलाया गया। और ठीक वैसे ही हेमा मालिनी की बेटी की शादी में भी हेमा की तरफ से इनको कोई न्योता नहीं भेजा गया और इस तरह से धर्मेंद्र की वजह से 2 पत्नियों और 2 परिवार हमेशा के लिए एक दूसरे के नफरत की वजह बन गए। बेवफा हरगिज न थे। लेकिन धर्मेंद्र तो धर्मेंद्र थे, इनके प्रेम प्रसंग इस सब बर्बादी के बाद भी नहीं रुके। जो इंसान पहले भी शादीशुदा होकर धोखा दे सकता था वो किसी भी रूप में यकीन के काबिल नहीं हो सकता था और हुआ भी यही। 80 के दशक में हेमा से शादी के बाद धर्मेंद्र का नाम जुड़ा खूबसूरत और हुनरमंद अभिनेत्री अनीता राज के साथ। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो। अनीता राज हिंदी फिल्मों का एक मशहूर, खूबसूरत, जाना माना चेहरा थी। इनकी गिनती भी उस समय में टॉप अभिनेत्रियों में होती थी। श्रीदेवी के बाद उस समय सबसे ज्यादा फिल्म अनीता राज ही कर रही थी। अनीता राज ने धर्मेंद्र के साथ करिश्मा कुदरत का जीने नहीं दूंगा, नौकर बीवी का फिल्म में एक साथ काम किया था
और इन्हीं फिल्मों में काम करते करते इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। और जो धर्मेंद्र पहले से 2-2 शादियों और 2-2 पत्नियों के पति थे, वो एक बार फिर से अपने से लगभग 27 साल छोटी अभिनेत्री के प्यार में इस कदर पड़े कि वो अपने साथ अनीता राज को फिल्मों में कास्ट करने के लिए फिल्म निर्माताओं के ऊपर दबाव बनाने लगे थे। धर्मेंद्र अक्सर अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद सीधे अनीता राज के पास चले जाते और इस इश्क के बीच धर्मेंद्र को अपनी किसी भी बदनामी, परिवार, बाल बच्चों की किसी की भी कोई परवाह नहीं रही। तूने जगा दिया दिल के अरमानों को। लेकिन इनकी जिंदगी में बवाल तब हुआ जब इनकी पत्नी हेमा मालिनी और सनी देओल को ये पता चला कि धर्मेंद्र एक बार फिर से तीसरी शादी करने जा रहे हैं। तो दोनों परिवारों में क्रोध की आग भड़क गई और हेमा मालिनी और सनी देओल ने पहले सख्त रवैया अपनाते हुए अनीता राज को समझाया और उसी सख्त लहजे में धर्मेंद्र को भी सुधारा। और इस तरह से सनी देओल और हेमा के गुस्से के आगे धर्मेंद्र झुक गए। आप चाहते क्या है पापा? और इस बवाल के बाद ही जल्दबाजी में अनीता राज ने सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली और शादी के बाद अनीता राज फिल्मों से दूर हो गईं। और इस तरह से इस प्रेम कहानी और तीसरी होने वाली शादी का अंत हुआ। क्या से क्या हो गए। धर्मेंद्र के ये वो प्रेम प्रसंग थे जो शादी के नजदीक तक पहुँचे। लेकिन इसी हिंदी सिनेमा में कुछ और ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिनका नाम धर्मेंद्र के साथ जुड़ा, जैसे आशा पारेख, जीनत अमान, मुमताज, राखी जैसी बड़ी बड़ी अभिनेत्री न चाहते हुए भी इस अभिनेता के प्यार में पड़ गई थीं। लेकिन समय रहते इनको सही मार्गदर्शन मिल गया और ये सभी अभिनेत्री शादी के रास्ते तक नहीं पहुंच पाईं। मशहूर अभिनेत्री राखी के बारे में कहा जाता है कि राखी की पहली शादी टूटने की वजह धर्मेंद्र के साथ उनकी नजदीकियों को माना गया। लेकिन बदलते समय में राखी धर्मेंद्र की फितरत को समझ गईं और उनका साथ छोड़कर गुलजार से शादी करके धर्मेंद्र से अलग हो गई थीं। दाग लगता रहे फिर भी जीना पड़े। धर्मेंद्र के प्रेम प्रसंग समय समय पर किसी न किसी अभिनेत्री के साथ जुड़ते ही रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र की जिंदगी में एक ऐसी अभिनेत्री भी आई थीं जिन्होंने इनको इनकी इन्हीं हरकतों के चलते ऐसा जोरदार तमाचा रसीद किया था कि इनकी अकल ठिकाने आ गई थी। दरअसल हुआ यूं कि साल 1965 की एक फिल्म चांद और सूरज में धर्मेंद्र ने अभिनेत्री तनुजा के साथ वो काम कर रहे थे। और एक दिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद धर्मेंद्र और तनुजा पार्टी करने चले गए, जहां कुछ दिन साथ रहने के बाद धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ अपना आशिक मिजाज वाला रवैया अपनाया। लेकिन तनुजा को ये सब पसंद नहीं आया और तनुजा ने भी न देखते हुए वहां सबके सामने धर्मेंद्र को जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसके बाद धर्मेंद्र की अकल एकदम ठिकाने आ गई और इनका सारा नशा उतर गया। धर्मेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको इस तरह से कोई लड़की तमाचा रसीद कर देगी। इस हंगामे के बाद धर्मेंद्र ने तनुजा से माफी मांगी और उनको अपने हाथ पर राखी बांधने को कहा और तनुजा ने भी उस वक्त एक काला धागा लेकर धर्मेंद्र की कलाई पर बांध दिया। धर्मेंद्र जहां हमेशा अपने शानदार अभिनय के लिए भी जाने गए, धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपनी फिल्म की शूटिंग में अपने किसी भी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा खतरनाक से खतरनाक शॉट भी खुद दिया करते थे। सन 1989 में उनकी एक फिल्म कर्तव्य के एक सीन के लिए धर्मेंद्र ने हकीकत में एक चीते से लड़ाई की थी और इस तरह से धर्मेंद्र असल जिंदगी में अपनी बहादुरी का नमूना उन्होंने सबको दिखाया था। बचपन में धर्मेंद्र की मां धर्मेंद्र को सुंदर नहीं मानती थी, लेकिन फिल्मों में आने के बाद एक सर्वे के अनुसार उस दौर का सबसे हैंडसम और खूबसूरत एक्टर माना गया था धर्मेंद्र को। और उनकी इसी खूबसूरती और हैंडसमनेस को देखते हुए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अपनी बहन से नाराज हो गए थे। वो हमेशा भगवान से यही शिकायत करते
कि भगवान तुमने मुझे धर्मेंद्र की तरह डील डॉल और खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। ये बात एक इंटरव्यू के दौरान खुद धर्मेंद्र ने लोगों से साझा की थी। धर्मेंद्र आज 88 साल के हो चले हैं। धर्मेंद्र फिल्मों के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे और सफल भी रहे और आज भी इन दोनों क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र के बाद अब उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जो कि भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे पावरफुल और जबरदस्त एक्टर्स माने जाते हैं। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। तो वहीं इनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां हैं और दोनों बेटियां भी हिंदी सिनेमा का हिस्सा हैं और सभी साथ मिलकर हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से 4 चांद लगा रहे हैं। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे। हिंदी सिनेमा को धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उनका शोले मूवी में निभाया गया वीरों का किरदार आज भी लोगों के दिल से भुलाए नहीं भूला जाता और इसी तरह धर्मेंद्र के द्वारा अनेकों ऐसे किरदार हैं जिनको लोग हमेशा याद करते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि इतने शानदार और यादगार अभिनेता को हिंदी फिल्मों के लिए बहुत ही कम अवार्ड मिले। इनके आगे न जाने कितने कई एक्टर स्टार से सुपरस्टार्स बने और कई अवार्ड हासिल किए, लेकिन इन सब के बीच इस खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेता को कभी किसी ने वो अवार्ड देने की कोई भी चिंता या जहमत नहीं उठाई जिसके कि ये हकदार थे। हालांकि साल 1997 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया, तो साल 2012 में भारत सरकार की तरफ से उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के बेहद करीब हैं और दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी अपने पिता के बेहद करीब हैं। अब धर्मेंद्र फिल्मों में कम नजर आते हैं क्योंकि अब उम्र के वो उस पड़ाव पर हैं जहां उनको आराम की जरूरत की सलाह दी जाती है। अब धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में समय बिताते हैं जहां वो किसानी और खेती करते हुए नजर आते हैं। धर्मेंद्र सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई बार ये छोटे पर्दे के कुछ टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। कई सुपरस्टार हैं, इन चीजों का पता सुपरस्टार रखते हैं, हम कभी सुपरस्टार नहीं बने। इशारा समझ जाइए आप। दोस्तों, ये था हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र सिंह देओल की जिंदगी की कहानी, जिसमें धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग ही नाम कमाया। तो वहीं अपने विवादों और प्रेम प्रसंग की वजह से इसी हिंदी सिनेमा में कई लोगों की आलोचनाएं भी उन्होंने झेली। तो वहीं इनकी वजह से परिवार 2 टुकड़ों में बट गया, उसको भी बड़े करीब से इन्होंने देखा। आज धर्मेंद्र फिल्मों से दूर जरूर हो गए हैं, लेकिन लोग हमेशा धर्मेंद्र को उनके बेहतरीन काम के लिए याद करते हैं और अब उनके नाम को उनके दोनों बेटे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और हम उम्मीद करते हैं कि धर्मेंद्र जल्दी ही फिर से किसी फिल्म का हिस्सा जरूर बनेंगे। प्यार जब ना दिया जिंदगी ने कभी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा? आपको धर्मेंद्र की जिंदगी का वो कौन सा काम है जो पसंद नहीं आया, उसके बारे में जरूर अपनी बात कमेंट के जरिए रखें। आपको धर्मेंद्र जी के लिए कोई सलाह या राय देनी हो तो जरूर दें, हम आपकी बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे। और अगर बॉलीवुड नॉवेल की टीम से कोई जानकारी रह गई है या अधूरी रह गई है तो उसके लिए आप पूरी टीम को माफ करने की कृपा करें। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत जल्द बॉलीवुड नॉवेल चैनल अपना पॉडकास्ट चैनल भी लॉन्च करने वाला है, जहां आप सभी हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े अभिनेताओं, क्रिकेट के खिलाड़ियों और राजनेताओं से रूबरू होंगे। बस कुछ इंतजार के बाद जल्दी ही ये शुभ काम आपके सामने होगा। आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद की कामनाओं के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी बायोग्राफीज पसंद आती हैं और आप हमसे प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी ही ऐसी एक और महान हस्ती की जिंदगी को लेकर फिर से हाजिर होंगी।
तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिर्फ